2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्यूशन अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। यानी कि अभी तक हम जो क्वेश्चन पिछले देखते आए हैं उन्हीं बेस का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें खाली ये दो एडजस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रखा है कि WCF और EPF का आप किससे क्या एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में बताया AB आर इक्वल पार्टनर्स, यानी AB समान साझेदार है, यानी फर्म के अंदर पहले से कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर्स हैं, जिनका नाम क्या है A और B। उन्होंने फर्म में किसको एडमिट किया है, C को। जब C को एडमिट किया है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया कितने पार्ट के लिए एडमिट किया, लेकिन क्वेश्चन में ये ज़रूर बता रखा है कि इन तीनों के जो न्यू रेशो रहेंगे वो 2:1:1 रह जाएंगे। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि C को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है, 1, लेकिन कितने में से, 4 में से, यानी कि 1/4 पार्ट के लिए, 1/4 भाग के लिए C को प्रवेश दिया है। अगर C के हिस्से की कोई भी ख्याति संबंधी अगर राशि निकालनी हो, अगर पूरे फर्म की बता रखी है, वो कितना हिस्सा लाएगा, 1/4 लाएगा, यानी 1/4 हिस्सा लाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कैशड बैंक, कितने हज़ार का दे रखा है कैशड बैंक, 12,000 रुपये का कैशड बैंक के। तो उसके बाद बता रखा है डेटर कितने के हैं, 16,000 रुपये के। फिर स्टॉक दे रखा है 22,000 का, फिक्स एसेट से आपके 43,000 है, 43,000, प्रॉफिट एंड लॉस से 2,000। ये बताओ मेरे को प्रॉफिट है या लॉस है। असेट्स के साइड में जो लिखा हुआ P&L है वो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस कितने हैं, 2,000। और एक चीज़ ये पता है, ये 2,000 रुपये किन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पुराने पार्टनर्स यानी A और B के अंदर। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वल में, इक्वल में होंगे, क्योंकि A और B पहले क्या है, इक्वल में पार्टनर है, समान साझेदार है। फिर आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर दे रखे 6,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2,000 के, फिर EPF है आपके 3,000 के। EPF का मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है ना, 3,000। क्या ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है। EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, यानी कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए ही यूज़ में आएगा पैसा। बढ़ जाता है तो बढ़ाना है, कम हो जाता है तो कम कर देना है, लेकिन ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है WCF, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व, जिसके नाम से WCR का नाम सुना था आपने, तो WCF भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको भी EPF भी बोल सकते हैं या EPR भी बोल सकते हैं, रिजर्व, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट रिजर्व भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए WCR कितना है अपने, 4,000 रुपये का। अगर मान लो WCR की कोई लाइबिलिटी है तो इसमें से माइनस कर देंगे। अगर पैसा बच जाता है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पुराने ओल्ड पार्टनर्स में, यानी पुराने साझेदारों में, पुराने रेशो में, यानी कि इक्वल में बांट देंगे। और अगर पैसा कम पड़ जाता है तो क्या करेंगे, ये तो पैसा चार्ज करेंगे ही करेंगे, लाइबिलिटी सेट ऑफ करेंगे, लेकिन अगर जो एक्स्ट्रा पैसा लाना है वो पुराने पार्टनर से लेंगे, इक्वल में लेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल दे रखी है A और B की। ठीक है, अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या हो रहे हैं। तो अपने सामने यहाँ एडजस्टमेंट बता रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये। इसके अंदर बताया AB समान साझेदार है, यानी कि AB इक्वल पार्टनर्स है। फिर उसके बाद बता रहे हैं ये कि 1 जनवरी 2017 को स्थिति विवरण तथा शर्तों के आधार पर C को साझेदारी फॉर्म में प्रवेश देते हैं। यानी कि कब दे रहे हैं इनको, 1 जनवरी 2017 को C को एडमिट कर रहे हैं। वो उस बैलेंस शीट है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद बता रखा है निम्नलिखित बातों पर सहमति होती है, यानी कि ये एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि एग्री होते हैं। किस बात पर एग्री होते हैं, सबसे पहले नया लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, 2:1:1, जो मैंने वहाँ लिख दिया है, 2:1:1 रेशो में न्यू पार्टनर होंगे। फिर कह रहे हैं तथा C 20,000 रुपये की पूंजी के लिए लाएगा। C कितना ला रहा है, 20,000 रुपये की कैपिटल के लिए ला रहा है, तो कैश में ला रहा है। ठीक है, तो C की कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, C के अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 20,000 रुपये। लेकिन उससे पहले पुराने पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल लिखना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट को लेंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल लिखेंगे पुराने पार्टनर्स की। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 50 और 30, जिसको हम किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। कितना हज़ार, A का अमाउंट 50,000 और B का 30,000। क्या C का ओपनिंग बैलेंस होगा,
नहीं होगा, क्योंकि सी तो नया पार्टनर है, बाद में लाएगा पैसा। और देख लो साथ में क्या एडजस्टमेंट हो रहे पहले। तो देखो इस बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, कितने हज़ार का, 2000 का, जो आपको क्या करना है सीधे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे, टू P&L अकाउंट, यानी कि लॉस है, ये क्या है, लॉस है, कितने का, 2000 का। और 2000 को दोनों में इक्वल बांटेंगे क्योंकि उनका पुराने रेशो क्या है, समान है, इक्वल है। तो यानी कि कितने कितने हज़ार आएंगे, 1000 और 1000। क्या सी के अकाउंट में कुछ आएगा हिस्सा, नहीं आएगा, है ना। फिर देखो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल हो गया। अब ये देखना है कि ईपीएफ तो हम ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन WCR हम ट्रांसफ़र करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन जब वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट आएगा उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सी पैसा लाया, कैपिटल का कितना लाया, 20,000 रुपये। कितना लाया, 20,000 रुपये। तो यहाँ किस नाम से लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। और सी के अकाउंट में लिखेंगे 20,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो यानी कि सी नया पार्टनर जब भी आ रहा है पैसे ला रहा है, उससे पहले क्या करेंगे, कैपिटल के पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है और कुछ एडजस्टमेंट है जो सीधे सीधे बिना कहे आपको क्या करना है, बांट देना है। तो हमने बांट दिया, ठीक है। और जिसके बारे में बोला जाएगा फिर उसके अंदर एडजस्टमेंट करते हुए अपने को करने क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20,000 कैपिटल हो गई। सेकेंड एडजस्टमेंट है, स्थायी संपत्तियों का मूल्य 12,000 रुपये से बढ़ाया जाए। यानी कि जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट अभी कितनी है 43,000, उसको 12,000 से बढ़ानी है, मतलब 12,000 सीधे ऐड कर देना। तो ये कितनी हो जाएगी, नहीं 43 55 हो जाएगी। 12,000 ऐड करेंगे तो नई बैलेंस शीट में कितने दिखेंगे, ये 55। तो अब देखना ये है कि संपत्तियों को आपने 12,000 से बढ़ाया, तो आपको रिवोल्यूशन में फ़ायदा हुआ कितने हज़ार का, 12,000 का। जब भी रिवोल्यूशन में फ़ायदा होता है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, जिस चीज़ से अपने को इंक्रीमेंट हुआ, फ़ायदा हुआ, उस चीज़ का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय फिक्स एसेट्स है ना, तो यहाँ लिख देंगे फिक्स एसेट्स। कितने हज़ार, यहाँ 12,000 लिखेंगे, यहाँ 55,000 नहीं लिखना है। 55,000 कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है, 2,000 रुपये अप्राप्य ऋणों के अपलिखित किए जाए। अप्राप्य ऋण का मतलब होता है आप लोगों ने किसी को उधार दे रखा है ना, और उससे हमको पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि संभावना है 2,000 रुपये डूबने की। तो ऐसे कौन है, क्या इसमें आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, एसेट्स में देखो डेटर, जिनको हम ये मानते हैं कि हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, या तो पैसे दिए होंगे या माल दिया होगा। यानी कि हम जिन लोगों से पैसे मांग रहे हैं उनसे 2,000 रुपये डूबने के चांस है। तो यानी कि अंदाज़ा लगाया अपने कोई लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 2,000 रुपये का। ये 2,000 का लॉस आप किधर बताओगे, रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे, टू डेटर के नाम से लिखेंगे, क्योंकि डेटर में अपने 2,000 की कमी होने का अनुमान है, अंदाजा है। फिर उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट के बाद अब फोर्थ एडजस्टमेंट, लेनदारों पर कटौती के लिए 2% की दर से आयोजन बनाया जाए। यानी कि हम ये मान रहे हैं जो हमारे क्रेडिटर है उन पर आपको क्या करना है, 2% डिस्काउंट का रिजर्व बना देना है, प्रोविज़न बना देना है। यानी कि वो क्या करेंगे, 200 मतलब 2% अमाउंट हमसे कम लेंगे, ये अंदाज़ा हम लगा रहे हैं। जहाँ पर हम पहले से यहाँ अंदाज़ा बता चुके हैं देनदारों में हमारे डूबने के चांस है, वहाँ पर हो सकता है हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है, जो क्रेडिटर हैं उन पर कितना परसेंट, 2%। तो क्रेडिटर कितने के हैं, 6,000 के हैं। 6,000 का 2% 120 रुपये, कितना होता है, 120 रुपये। फ़ायदा हो रहा है इसलिए हम किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे, बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कितने के, 120 रुपये के। 120 कैसे आए, 6,000 रुपये का क्वेश्चन में दे रखा है, 2% प्रोविज़न डिस्काउंट बनाना है, ठीक है। तो वो 2% का अमाउंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5वां एडजस्टमेंट, अद्यत व्यय को 1,800 रुपये तक कम करना है। यानी कि अद्यत व्यय जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,000 के, उनको 1,800 तक कम करना है। 1,800 तक कम करना है, यानी कि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की आपकी कम हो रही है, तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, 200 रुपये का या 1,800 का,
200 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ कह रहे हैं कि 1800 तक, यानी कि अप टू 1800 आपको लाइबिलिटी कौन सी रखनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो 2000 पहले थे, अब 1800 तक रखने हैं, यानी कि 2000 से 18 के बीच में डिफरेंस कितना आया, 200 का। तो 200 का हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो यानी कि किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ आ जाएंगे हमारे अमाउंट 200 रुपये। समझ में आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के दायित्व का अनुमान 1000 रुपये है। समझ में आ रहा है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितना है, 1000 रुपये, और अपने पास रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 4000 रुपये। समझना क्या कह रहे हैं कि आपके लिए वर्कमैन कंपेंसेशन जो फंड है वो 4000 का है, जबकि इसमें से लाइबिलिटी कितनी माइनस होनी है, सिर्फ 1000। तो इसका मतलब 3000 आपके सीधे के सीधे बच गए, और ये 3000 बच गए, इनको आपको किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, पार्टनर्स के अंदर। तो पार्टनर्स के अंदर कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 3000 रुपये, यानी कि 1500 और 1500 ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको मिलेगा ये फंड का पैसा। तो यहाँ लिखेंगे बाय WCR, रिजर्व भी बोल सकते हैं या फंड भी बोल सकते हैं, यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। कितना था, 4000 था, 1000 रुपये की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, तो उसमें से माइनस करेंगे और बचेंगे कितने, 3000, और 3000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने आ जाएंगे, 1500 और 1500। यहाँ तक समझ में आ गया। बस ये ऐसा ही एडजस्टमेंट करना था। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा 7वां, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड को ₹500 से बढ़ाया जाए। मतलब जो आपका कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, जिसको हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं, कितने से बढ़ाना है, 500 रुपये से और बढ़ाना है, यानी कि नया ये कितना हो जाएगा, 3500, यानी 3500 हो जाएगा। तो यहाँ लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, 3000 से 500 से और बढ़ाना है ना। तो आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, 500 का। तो यहाँ लिखेंगे 500 रुपये, किस नाम से लिखेंगे, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, 500 रुपये से और बढ़ गया। अब नई बैलेंस शीट में अगर लिखना होगा तो कितने से लिखेंगे, 3500 से लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सी, अपने हिस्से की ख्याति नकद लाने में असमर्थ है और ख्याति का मूल्यांकन 8000 रुपये किया गया है। अब यहाँ फोकस करना है क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं कि सी जो है वो अपने हिस्से की ख्याति लाने में, नकद लाने में असमर्थ है। अगर जब भी कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पाता है या किसी भी चीज़ के रूप में नहीं ला पाता है, असमर्थ होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से चार्ज करते हैं, यानी कि उसके करंट अकाउंट से पैसा काटेंगे। और यहाँ बता रखा है कि ख्याति का मूल्यांकन 8000 रुपये किया गया है। ये क्या उसके हिस्से की ख्याति है या पूरे फर्म के हिस्से की ख्याति है, ध्यान रखना। अगर ये वर्ड के आगे लिखा होता है उसके हिस्से की ख्याति कितनी है, 8000 रुपये, तो उसको 8000 सी के अकाउंट से काट लेते हैं। लेकिन अगर नहीं कह रखा है सी के हिस्से से, और ये कह रखा है या तो पूरे फर्म की ख्याति या ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फर्म्स टोटल गुडविल, अगर ऐसे वर्ड होते हैं तो उस समय क्या करते हैं, उसको पूरे फर्म का गुडविल ही माना जाता है। तो कितने हज़ार है, 8000, और सी को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है, एक, कितने में से, तो ये रेशो क्या बना, 1/4 में से। तो इसका मतलब अगर 8000 रुपये पूरे फर्म की गुडविल है तो उसका 1/4 पार्ट कितना होगा, 2000, यानी कि उसके अकाउंट से कितना अमाउंट काटा जाएगा, 2000 रुपये। अगर सी के अकाउंट से काटेंगे पैसा, और ये पैसा किसको मिलेगा, ए और बी में बांटा जाएगा, ए और बी में नहीं बांटा जाएगा। यहाँ देखा जाएगा कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा, है ना। तो गुडविल का अमाउंट हमेशा किसको मिलता है, जो भी सेक्रीफाइस करेगा उसको। अब इस क्वेश्चन में देखो कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालने आते हैं, करो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, फटाफट सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है मेरे को फटाफट बताओ। तो ये 2000 उसी पार्टनर को मिलेंगे, क्यों, ए को क्यों नहीं मिलेंगे, सेक्रीफाइस रेशो क्या रहा, चलो मैं बता देता हूँ। ए का पहला रेशो क्या था, इक्वल में पार्टनर है 1/2, बी का भी कितना है 1/2, माइनस सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपन। अब ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 2/4, और बी का क्या रहेगा 1/4। सी तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, सी को तो मिल रहा है,
गेनर होगा। तो यहाँ देखते हैं एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 4, 2 का जब 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर आएंगे 2 - 2 इजिकल टू 0/4, यानी कि ये तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है ना, ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। बी का देखते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 2 - 1 इजिकल टू 1/4, इसका मतलब बी सेक्रीफाइस कर रहा है, पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब बी सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो भी अमाउंट है ये तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, ये कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बी। तो इसका मतलब सी के अकाउंट से जो पैसा काटा जाएगा उसके करंट अकाउंट से, वो 2000 रुपये किसके अकाउंट में जोड़े जाएंगे, बी के अकाउंट में। तो यहाँ मैं लिखूँगा बाय सीज करंट अकाउंट, कितने हज़ार, 2000 रुपये गुडविल का पैसा है जो, लेकिन हम उसको गुडविल के नाम से नहीं लिखते हैं और किसके अकाउंट में लिखेंगे, बी के अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि 2000 रुपये अगर ये काटे हैं तो 2000 रुपये कहाँ जोड़े हैं, सॉरी किसके अंदर जोड़े हैं, बी के अंदर। तो इसका मतलब सी के अकाउंट से काटने पड़ेंगे 2000 रुपये, लेकिन काटे क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं काटेंगे, इस अकाउंट के अंदर क्यों नहीं काटेंगे। वेरी गुड, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है। अगर करंट अकाउंट होता तो ये 2000 रुपये तो इसको मिलेंगे और यही सी के अकाउंट में वापस डेबिट साइड में लिख दिए जाते करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि करंट अकाउंट है ना, और ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, इसलिए इस एंट्री को बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा। जब आपके पास करंट अकाउंट नहीं हो तब क्या किया जाएगा, ये जो है सीज करंट अकाउंट, इसको कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। किधर, एसेट्स या लायबिलिटी में, एसेट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना, जिनका बैलेंस डेबिट होता है उनको किधर लिखा जाता है, एसेट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ तक एडजस्टमेंट हो गया। हमने गुडविल का जो पैसा था गुडविल के नाम से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैश में नहीं ला रहा था या कोई अदर जैसे असेट्स नहीं ला रहा था इस तरह से, तो क्या मानेंगे, उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे तो गुडविल का नाम नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक का मूल्यांकन 24,180 पर किया गया है, यानी कि स्टॉक का वैल्यूएशन जो आपको स्टॉक दे रखा है उसका कितना वैल्यूएशन किया गया है, 24,180 यानी 24,180 किया गया है। पहले कितना था स्टॉक, 22,000, भाई 22,000 बैलेंस शीट में, अब 24,180 हो रहा है तो आपको फ़ायदा हो रहा है, भाई एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ, 2,180 यानी 2180 का फ़ायदा हुआ। तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक, किस नाम से लिखेंगे, बाय स्टॉक 2180। भाई पहले कितना था आपके 22,000 और अभी नया वैल्यूएशन कितना बताया 24,180, तो एसेट्स में इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गई, कितने हज़ार से बढ़ी, 2180। फिर नेक्स्ट, साझेदारों के पूंजी खाते और स्थिति विवरण बनाओ और साथ में कौन सा अकाउंट बनाओ, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ देखो रिवोल्यूशन हम बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई वाली हमें बनानी है, ये सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब जो जो बचे हुए एडजस्टमेंट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि अपने सारे एडजस्टमेंट अभी तक क्लोज हो चुके हैं। तो देखो यहाँ पर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड की, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, कितनी हो रही है क्रेडिट की टोटल, 14,500, 14,500 हमारे क्रेडिट साइड की टोटल है, यानी इनकम ज़्यादा हुई या फ़ायदा ज़्यादा हुआ, और लॉस है अपने 2500 रुपये, है ना। अगर 2500 माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट बचेगा, 12,000, और ये 12,000 हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में इक्वल में बांटेंगे। तो इसका मतलब कितने कितने हज़ार, 6,000 और 6,000 इक्वल क्यों बांटेंगे, क्योंकि उनके ऑल रेशो इक्वल है। और ये हमेशा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस किन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऑल्ड पार्टनर्स में, उनके ऑल्ड रेशियो में। तो 6,000 और 6,000 को सीधा ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो ये 6,000 रुपये है ना, 6,000 क्रेडिट में ट्रांसफर करो या डेबिट में, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है क्योंकि प्रॉफिट का पैसा है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, अब किसके अंदर, ए और बी में, 6,000 और 6,000, ठीक है। ये 6,000 रुपये मैंने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए, ए और बी में। तो रिवोल्यूशन हो गया आपने क्लोज। अब देखना है बैलेंस शीट को, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल के अंदर भी अमाउंट देखना है। तो देखो क्या क्रेडिटर का पैसा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जाएगा, नहीं जाता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ईपीएफ और डब्ल्यूसीएफ ये भी हो गया,
कैपिटल हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं पहले ही, फिर उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस जाता नहीं है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, डेटर भी नहीं जाता, स्टॉक भी नहीं जाता, फिक्स एसेट्स भी नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपये जब हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इसका मतलब बैलेंस शीट की भी अब कोई एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के अंदर नहीं जाएगी। अब क्या करना है, हमें बैलेंस शीट बनानी है। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करें तो सी का 20,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस, बी का कितना है 39,500 और ए का 57,500। तो वैसे ही ये अमाउंट इधर आना चाहिए 57,500, 39,500 और 20,000 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लॉस के 1,000 दोनों के काट लेंगे। अब जो बचेगा लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, कितना हज़ार, वेरी गुड 56,500। नेक्स्ट 38,500 और सी के 20,000 रुपये। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे कि 2,000 रुपये यहीं पे काट लेंगे और यहाँ बैलेंस कितना बता देंगे 18। 2,000 क्यों काटेंगे, गुडविल का। ध्यान रखना ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ नहीं काटा जाएगा। अगर करंट अकाउंट होता तो करंट अकाउंट के अंदर सी के अंदर वहाँ पे लिखा जाता है उसके डेबिट साइड में। ध्यान रखना गुडविल का पैसा। ठीक है, ये हो गया। अब बनाते हैं नई बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, नई बैलेंस शीट। पहले पुरानी बैलेंस शीट में देखो कितना है कैश एट बैंक 12,000 रुपये। तो एसेट्स में लिखूँ कैश एट बैंक। क्या बैंक के अंदर कोई पैसा आया, नया पार्टनर आया, चेक में नहीं लाया, वो तो कैश में लाया है। तो कैश बैलेंस अलग होता है, बैंक बैलेंस अलग होता है। तो बैंक के अंदर अपने कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो कितना बैलेंस है 12,000। लेकिन ये देखो साथ में एक पार्टनर आया था, एक नया पार्टनर आया था और कुछ कैश में अमाउंट लाया था कैपिटल का। देखो वहाँ पर कैश लिखा हुआ, बाय कैश 20,000 रुपये। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कैश इन हैंड कितना 20,000 रुपये। क्या गुडविल का पैसा वो कैश में लाया था, नहीं। अगर वो कैश में लाता तो यहाँ कैश के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर देता अमाउंट, सपोज क्या करता, गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर देता है, कैश विड्रॉ कर देता तो हम माइनस कर देते हैं कैश में से। कोई बैंक में से अगर माइनस करता, विड्रॉ करता, तो बैंक के अंदर से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है डेटर, कितने के 16,000 के। क्या डेटर में कोई चेंजेस हुआ, क्योंकि डेटर हमारे 2,000 से कम पड़ गए। तो यहाँ डेटर सीधे आप लिख सकते हैं 14,000। डेटर कितने के हैं 14,000 के डेटर हो गए। पहले कितने थे 16 के थे, 2,000 रुपये अपन ने अनुमान लगाया कि वो कम हो जाएंगे, तो 2,000 कम करके हमने कितने लिख दिए डेटर 14,000। फिर सॉरी 14,000। फिर स्टॉक का वैल्यूएशन 22,000 है। फिर 22,000 से कितना हो गया, फ़ायदा हुआ था ना हमें स्टॉक में 2,180, यानी कि 24,180 रुपये न्यू वैल्यूएशन होगा। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक 24,180 जो नया वैल्यूएशन दे रखा है। फिर देखो स्टॉक के बाद है फिक्स एसेट्स 43,000 और 12,000 का और इंक्रीमेंट हुआ था। तो फिक्स एसेट्स कितनी हो गई 55,000। तो आपको लिखना है 55,000 रुपये आपकी फिक्स एसेट्स में इंक्रीमेंट। टोटल न्यू एसेट्स कितने की हो गई 55,000। प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 2,000 रुपये हमने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिससे उनकी कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ा है और वो कैपिटल हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, तो इसलिए वो ऑलरेडी आ ही रहे इसके अंदर, है ना। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसको असेट्स में लिखेंगे। और असेट्स में क्यों लिखेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे किसका है, सी का। तो सी इज करंट अकाउंट, कितने हज़ार 2,000। अब नेक्स्ट सेशन में इस बैलेंस शीट के बाद अगर जब भी आप अकाउंट बनाएंगे, अगर नए बनाने के बाद बोले तो इसका मतलब कैपिटल भी बनेगा और करंट भी बनेगा, क्योंकि करंट अकाउंट नई बैलेंस शीट में आ चुका है। अगर पुरानी बैलेंस शीट में करंट अकाउंट होता तो आपको क्या करना पड़ता, अभी करंट अकाउंट भी बनता, लेकिन अपनी पुरानी बैलेंस शीट में करंट का काम था ही नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको सिर्फ असेट्स में एक बार दिखा के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये थी असेट साइड। अब आ जाता है लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर 6,000 थे, जिसमें से 120 रुपये का कुछ डिस्काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिटर आपके कितने बनेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर पूरा अमाउंट लिखेंगे 6,000 और उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 120, वो करके भी आप लिख सकते हो और सीधा मेन अमाउंट भी बाहर लिख सकते हैं। तो अपन सीधा अमाउंट बाहर लिख देते हैं 5,880, क्योंकि 120 माइनस हो गए इसके अंदर। ठीक है,
फिर उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 थे लेकिन 200 रुपये कम हो गए, यानी कि 1800 तक का वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना लिखेंगे? 1800 रुपये। नेक्स्ट EPF के बारे में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 3000 रुपये हैं और 500 से इंक्रीमेंट हुआ, तो सवाल दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ क्या क्या हो रहा है। 3000 थे, 500 से और इंक्रीमेंट किया तो नया EPF कितना बन गया? 3500 का। तो EPF कितना हो जाएगा? 3500 का। ठीक है। फिर उसके बाद देखो अपने पास ये कितने थे? WCF 4000, 3000 किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? ठीक है। और उसके बाद बच जाता है वो 1000 रुपये। 1000 आपको क्या दिखाना है? EPF लाइबिलिटी, सॉरी W वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा? 1000 रुपये और EPF अपना हो जाएगा 3500, यानी कि 3000 था, 500 से इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया? 3500 EPF हो गया। और WCF क्या हुआ? टोटल 4000 था, 1000 रुपये लाइबिलिटी का हमने रख लिया और 3000 रुपये उस पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल अब यहाँ किस किस की आएगी? A, B और C की। कितनी है? 56,500, 38,500 और 20,000। कितना हो जाएगा टोटल? इनकी टोटल 1,15,000 और बैलेंस शीट की टोटल 1,27,180 और इधर 1,27,180। तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।